खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आवाम को खिताब कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बोलने की नहीं बल्कि सुनने की यात्रा है। सीखने को बहुत मिला। किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई, और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं। ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं तकरीबन 25 किलोमीटर। यहां पे शायद 7 बजे यात्रा शुरू होगी और हम 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े। आपने अपनी शक्ति दी। आपसे अब अगले 10 दिन हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, गले लगेंगे। आप सुबह सुबह आए, इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जोशीमठ इस समय बड़े खतरे का सामना कर रहा है। जमीन धंसाव से लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं और लोगों को वहां से शिफ्ट होना पड़ रहा है। कई लोग लगातार सरकार के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं और इस बीच जोशीमठ में इंतजामिया के साथ इलाकाई लोगों ने मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मुतासिरों को मुआवजे को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक में बात नहीं बन पाई। सरकार की ओर से मुतासिर परिवार को 1.5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया, लेकिन लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि फिलहाल 2 होटलों को ढहाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से हमें जो खतरा और ज्यादा एक्सटेंड होने की संभावना है कम। वो असुरक्षित बिल्डिंग को डिसमेंटल करना, मैं डेमोलिशन शब्द का यूज नहीं करूंगा, डिसमेंटल करना इस पर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उसके लिए करेंगे और उनके रीहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को लेकर के उनकी सारी बातें सुनी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार जो है उनकी भाषा में रीहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को जल्द तय करेगी। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एहतजाज कर रहे किसान पुरतशद्दुद हो गए। किसानों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने किसानों के घरों में घुसकर उन पर लाठीचार्ज की। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल किसान चौसा के पास बन रहे थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी वाटर पाइप लाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन के मसले पर मुजाहिरा कर रहे थे। किसानों का इल्जाम है कि उन्हें जमीन के बदले सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं एहतजाज के दौरान किसानों ने जेर तामीर बिजली घर के बाहर ताला जड़ दिया। इसकी तब तो इंतजामिया ने कोई मुखालिफत नहीं की। हालांकि रात होते ही पुलिस किसानों के घरों में घुस आई और उनके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस की पिटाई की मुखालिफत में किसान सड़कों पर उतर आए। नाराज किसानों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा किसानों ने पुलिस पर भी हमला किया। हमले में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हो गए और पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया है। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट रियासत में जातिगत जनगणना के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। अर्जी गुजार ने अर्जी में कहा है कि बिहार सरकार का फैसला गैर कानूनी, मनमाना, तर्कहीन, गैर आईनी और कानून के हक के बिना है। अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि फैसले को रद्द करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलेगा। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती है। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है।
और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब है, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है, फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा फिर। तो ये बेकार की बातें हैं। हम लोगों का मकसद है कि ग्राउंड रियलिटी को जानना। और कौन लोग हैं भाई, आप बताइए, भीख मांगते हैं लोग, वो लोग कौन लोग हैं, कचरा धोने वाले लोग कौन हैं, सीवरेज साफ करने वाले कौन हैं, ठेला मजदूरी करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग जो है एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं। ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप काम क्या कीजिएगा, आप गरीबी कैसे ख़त्म कीजिएगा, आप लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाइएगा, सबको बराबरी का मौका कैसे मिलेगा। शिवसेना लीडर संजय राउत ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस बयान का पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। हम भी ये कहते हैं, ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे, तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। जो विपक्ष में उस प्रकार की उनके ऊपर उस प्रकार के रेड्स होना कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। हम भी उस संकट से गुजर चुके हैं। हसन मुशर्रफ एक संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले नेता है, उस संकट से भी बाहर निकल चुके हैं।